यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू की, जहां 14 अप्रैल 1891 को रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। माता पिता ने प्यार से उसका नाम रखा भीम। भीम का परिवार बेहद अनुशासित था क्योंकि उनके पिता सेना में सूबेदार थे। लेकिन इस छोटे से बच्चे के हिस्से में बचपन की खुशियों से ज्यादा समाज की कड़वाहट आई। भीम का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस दौर का समाज अछूत कहता था। स्कूल के वे कड़वे दिन। जब भीम बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि समाज कितना क्रूर हो सकता है। क्लास के बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीम को फर्श पर एक बोरा बिछाकर सबसे पीछे बैठना पड़ता था। हद तो तब हो जाती जब उन्हें प्यास लगती। स्कूल के पानी के घड़े को छूने की उन्हें इजाजत नहीं थी। जब स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों पर पानी गिराता, तब जाकर भीम प्यास बुझा पाते। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीम को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। इन सब अपमानों के बीच भी भीम ने हार नहीं मानी। उनके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, इस अपमान के पिंजरे को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, और वो है शिक्षा। भीम ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया। जब भीम बने अम्बेडकर, भीम की लगन को देखकर स्कूल के एक ब्राह्मण शिक्षक, जिनका उपनाम अम्बेडकर था, का दिल पिघल गया। वे भीम से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने भीम को अपना उपनाम दे दिया और इस तरह भीमराव सकपाल बन गए भीमराव अम्बेडकर। मुश्किलें कम नहीं थीं, लेकिन भीम का हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा था। वे मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने वाले अपने समाज के पहले छात्र बने। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप वजीफा दी। अब भीम के पंखों को उड़ान मिल चुकी थी। वे 7 समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन गए। जहां लोग एक डिग्री के लिए तरसते थे, वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति में दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां हासिल कीं। जो लड़का कभी स्कूल में पानी के लिए तरसता था, अब वह दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसानों में गिना जाने लगा था। हक की लड़ाई और महाड़ का संग्राम। जब बाबा साहब लोग उन्हें आदर से बाबा साहब कहने लगे थे, भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि डिग्रियां आने के बाद भी समाज का नजरिया नहीं बदला था। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय को सहेंगे नहीं, बल्कि इसे बदलेंगे। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को जगाना शुरू किया। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पानी के लिए जंग। 1927 में वे महाड़ के चवदार तालाब पहुंचे। जहां जानवरों को पानी पीने की आजादी थी, वहां इंसानों को मनाही थी। बाबा साहब ने आगे बढ़कर उस तालाब का पानी अपने हाथों में लिया और समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी। यह पानी पीने की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। देश का भाग्य लिखना। वक्त बदला, देश आजाद होने की कगार पर था। बाबा साहब की विद्वता का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी थी। जब आजाद भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई, तो सर्वसम्मति से बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। रात भर जागकर, अपने गिरते स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत संविधान तैयार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आजाद भारत में कोई भी राजा का बेटा सिर्फ इसलिए राजा नहीं बनेगा क्योंकि वह ऊंचे कुल में पैदा हुआ है। उन्होंने देश के हर नागरिक को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, समानता और वोट देने का अधिकार दिया। कहानी का अंतिम अध्याय। जीवन के आखिरी पड़ाव पर बाबा साहब को लगा कि हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियां शायद कभी नहीं बदलेंगी। वे किसी ऐसे धर्म में जाना चाहते थे जहां हर इंसान बराबर हो। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों साथ